तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। द अर्थ मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स एंड हेंस वर्क डन ऑन द अर्थ बाई द फोर्स इज। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट में, और ये कैसे रिवॉल्व करती है, इसका कोई फोर्स लगता है और हम जानते हैं कौन सा फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से अर्थ जो है सन का चक्कर काटती है या सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है उस फोर्स के द्वारा अर्थ पे कितना काम किया जा रहा है या कितना काम किया जाएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्क इक्वल टू होता क्या है। वर्क इक्वल टू होता है F डॉट एस, और F डॉट एस का मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा। जब सर्कल में कोई भी बॉडी मोशन करती है, ये बॉडी सर्कल में मोशन कर रही है, हमारी अर्थ सर्कल में मोशन कर रही है, तो उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। और जब फोर्स परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि इस तरीके से, तो कॉस 90 लिखेंगे हम, एफ एस कॉस 90। तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है। cos 90 की वैल्यू टोटल 0 होती है, तो 0 से टोटल में मल्टीप्लाई होगा, ये एफ एस मल्टीप्लाई बाई 0 होगा, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब अर्थ पे उस फोर्स के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ जो है मोशन कर रही थी सर्कल में, तो उस फोर्स के द्वारा अर्थ पे 0 वर्क डन किया जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ force is applied on a body and body get displaced by s displacement, then work done on the body will be। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई बॉडी है, हमने इस पे F फोर्स लगाया हुआ है। जैसे ही हमने F फोर्स लगाया, बॉडी यहाँ पर चली गई, यहाँ से यहाँ पर चली गई, ये डिस्टेंस उसने S ट्रेवल किया। देन वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी। तो वर्क डन क्या होगा, तो सबसे पहले वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू होता है F डॉट एस कॉस थीटा। यहाँ पर F फोर्स होता है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और कॉस थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर एंगल तो कोई है नहीं, हम सिर्फ F डॉट एस देखेंगे या F फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस भी नहीं लिखेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ निगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। हमसे कह रहा है निगेटिव वर्क जब होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, हमसे थीटा पूछ रहा है। तो निगेटिव वर्क हमेशा याद रखिएगा तभी होगा जब एंगल जो है 180 हो जाए। मान लीजिए कोई बॉडी है, हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये 0 एंगल पर है, ये पॉजिटिव देगा। हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये पूरा 180 का एंगल बनाएगा, और cos 180 जो है वो माइनस में आती है वैल्यू, इस वजह से वर्क डन जो है वो माइनस में हो जाता है। तो जब भी पूछे कि निगेटिव वर्क कब होगा, तो आपको याद रखना है उस हमेशा जब फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के 180 डिग्री पे लगे, यानी पूरी तरीके से अपोजिट में लगे, तो वर्क डन निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है कि वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करता है। हम देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट करता है इस पे, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। फोर्स पे भी करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये भी हमने बताया अभी कि ये करता है, ये भी गलत हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्क डन से इनिशियल वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, बाकी डिस्प्लेसमेंट भी करती है, फोर्स अप्लाइड पे भी करती है, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे भी करता है। हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं इस चैप्टर में। आप कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं वो कुछ फार्मूले आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला आपको याद रखना है कि वर्क डन जो होता है वो F डॉट एस होता है, और F डॉट एस को हम एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा आता है, अगर थीटा 0 है
तो वर्क मैक्सिमम होगा, और 90 है तो वर्क 0 होगा। ये भी आपको याद रखना है। अगर थीटा 0 है तो वर्क मैक्सिमम होगा, यानी कि पॉजिटिव में और मैक्सिमम होगा, और 90 है तो 0 होगा। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन होता है कि किसी भी बॉडी की Pe और Ke मिलाकर ही हम कहेंगे कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी है। ये हमेशा ही दोनों मिलाकर कांस्टेंट होगा, मतलब Pe प्लस Ke किसी भी बॉडी की कांस्टेंट होती है। ये चेंज हो सकते हैं एक दूसरे से, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। यहाँ पर p जो है वो लीनियर मोमेंटम है, और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? p इज इक्वल टू mv होता है। अगर हम एनर्जी की यूनिट्स की बात कर लें, तो जो कॉमर्शियल यूनिट है kWh। आपके घर जो बिजली का बिल निकलता है वो kWh में निकलता है, किलो वाट हार। और 1 kWh इज इक्वल टू होता है 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकेंड्स। ये घंटे को हमने सेकेंड में बदल दिया है, तो इसकी वैल्यू आती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ये वैल्यू याद रखनी है कि 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ये कॉमन टर्म्स हैं और कॉमन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इनकी वैल्यू, कन्वर्जन पूछा जा सकता है, जैसे कि पावर। अगर हम पावर की बात करें तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। P का एक फार्मूला ये भी होता है F.V, और V यहाँ पर क्या होता है? V यहाँ पर वेलोसिटी होती है। अगर हम यूनिट और डायमेंशन का बात कर लें, तो अगर आपको वर्क का निकालना है, मान लीजिए आपको वर्क का डायमेंशन निकालना है, तो हमको पता है F इंटू एस या F.S लिखते हैं हम फोर्स का सबसे पहले निकाल देंगे। फोर्स क्या होता है? M इंटू A इंटू एस। मतलब यही हमको कैलकुलेट करके इसका डायमेंशन निकालना है। M का होता है M, L का होता है L T-2, हमको S, ये डिस्टेंस का एक और रखना है L, तो ये टोटल आएगा ML2 T-2, यानी कि वर्क का डायमेंशन हमारा क्या निकल के आया? ML2 T-2। ये वर्क का डायमेंशन आएगा। इस तरीके से आप डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए डायमेंशन कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। इसी तरीके से हम एनर्जी और पावर का कैलकुलेट करते हैं। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्क हैज़ द सेम यूनिट एज। अभी मैंने आपको बताया है कि वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, तो इसमें वही पूछ रहा है कि वर्क हैज़ द, तो इसमें यही पूछ रहा है वर्क हैज़ द सेम यूनिट एज, किसके जैसा है? हमको पता है एनर्जी। वर्क डन इज 0 बाई, इसमें से कोई ऑप्शन पढ़ के बताना है कि कौन से कंडीशन में वर्क डन 0 होगा। अ वेट लिफ्टर वाइल होल्डिंग अ वेट ऑफ 100 kg ऑन हिज शोल्डर फॉर 1 मिनट। मतलब कह रहा वेट लिफ्टर ने अपने कंधे पर उठाकर ऐसे रखा हुआ है 100 kg का वजन। तो आप जानते हैं उसने डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं किया है, उसने कंधे पर रखा हुआ है, ये वर्क डन 0 हो जाएगा। अ लोकोमोटिव अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन इट इज रनिंग ऑन अ लेवल प्लेन विद स्पीड ऑफ 60 km/h। अगर ये इंजन के फोर्स की बात करता तो वर्क डन होता, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है। ग्रेविटी के अगेंस्ट तो वो 0 काम कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। पर्सन होल्डिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड एंड स्टैंडिंग एट अ बस टर्मिनल। अब सूटकेस को होल्ड किया हुआ है अपने हेड पे, तो उसमें भी ना तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
उसमें भी सूटकेस और उसके हेड के बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी 0 होगा वर्क डन, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर मैक्सिमम वर्क। हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम वर्क करने के लिए, किसी भी बॉडी पर मैक्सिमम वर्क करने के लिए क्या एंगल होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैक्सिमम वर्क करने के लिए एंगल 0 होता है। जब 0 एंगल होता है तो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम वर्क होता है। अ पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लग। बैलों की जोड़ी है जो एक फोर्स लगाती है 140 न्यूटन का, 140 न्यूटन का फोर्स लगा रही है खेत में। द फील्ड बीइंग प्लग्ड एट इज़ 15 मीटर। खेत जो प्लग हुआ है मतलब जोता गया है, जिसकी जुताई हुई है वो 15 मीटर है। हाउ मच वर्क इज़ डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ फील्ड। तो 15 मीटर खेत को जुताई करने के लिए कितना वर्क डन होगा अगर फोर्स 140 न्यूटन लग रहा है। तो फोर्स, सबसे पहले हम वर्क का फार्मूला लिख लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 140 दिया हुआ है और ये 15 दिया हुआ है। हम एंगल देखेंगे कि एंगल क्या होगा। तो एंगल जो है कॉस थीटा, जब खेत की जुताई होती है तो उसके बीच में 0 होता है, मतलब हम जिधर जा रहे हैं, डिस्प्लेस जिधर कर रहे हैं, फोर्स भी उधर की तरफ ही लगता है। तो एंगल 0 होने की वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे cos 0। ये हो जाएगा 0 0 और 2100 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। जब cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये आंसर आएगा 2100 जूल, 2100 जूल। इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वाटर स्टोर्ड इन द डैम पजेस। कोई जैसे कि डैम में वाटर जो हम स्टोर करके रखते हैं, पानी रोक लेते हैं, तो वाटर के पास कौन सी एनर्जी होती है। हमसे ये पूछ रहा है कि वाटर के पास कौन सी एनर्जी होती है। तो जब मोशन होगा तभी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो गलत हो गया ये। पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा नहीं, नो एनर्जी। तो एनर्जी होगा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। mgs से निकलेगा ये। बॉडी मूव नहीं कर रही है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर, तो mgh से निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी इज मूविंग अप विद द वेलोसिटी v। किसी बॉडी की वेलोसिटी v है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज सडनली ट्रिपल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको ऊपर बताया हुआ था, 12 mv²। इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी को हम 3 गुना कर दें। तो चलिए हम वैल्यू रख देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई m इंटू वेलोसिटी 3 टाइम्स हो गया, यानी कि 3v² हो गया। तो 9 टाइम्स, मतलब उसकी एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये 3 3 जा 9 आ जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर होने की वजह से 3 रखा था हमने, वो 9 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो 9 टाइम्स बढ़ा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन बाई। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी किस कंडीशन में बढ़ेगा। वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये आंसर सही है। बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये नहीं हो सकता। अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अपॉन द सिस्टम बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका आंसर होगा बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी देन एट टॉप पोजीशन। मतलब एक बॉडी को हमने ऊपर फेंका, कोई वेलोसिटी थी इसकी v मान लेते हैं, ऊपर जाके बॉडी रुकेगी थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर v 0 हो जाएगा जहाँ पर रुकेगी। हमसे उसी पोजीशन पर पूछ रहा है कि कौन सी एनर्जी उसके पास होगी। तो जैसे ही v 0 हुआ, वेलोसिटी नहीं है, तो किसी भी बॉडी के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। कह रहा है कि कोई बॉडी
फ्री फॉल कर रही है अर्थ की तरफ। देन इट्स टोटल एनर्जी क्या होगी? तो ऑप्शन में कह रहा है कि घटेगी, नहीं, एनर्जी घट नहीं सकती है, एनर्जी बढ़ भी नहीं सकती है, रिमेन सेम। हाँ, ये आंसर सही है, एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, भले ही एक्सचेंज हो सकती है लेकिन सेम रहेगी। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा 2, आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मास ऑफ बॉडी इज हाफ एंड इट्स स्पीड इज डबल, व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी? ये सेम क्वेश्चन अभी मैंने पहले करवाया था, के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। कह रहा हमने मास को आधा कर दिया, मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, और वेलोसिटी को दोगुना कर दिया, 2 कर दिया, तो कितनी आएगी? तो हम लिख लेते हैं वैल्यू 1/2 m/2, वेलोसिटी स्क्वायर होती है हाफ mv², तो ये हो जाएगा 4v। तो यहाँ पर देखिए 2 एक्स्ट्रा आया, यही 2 काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। डबल सी ऑप्शन में दिया हुआ है, डबल यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका आंसर डबल हो जाएगा। आप बस फार्मूले में सारी वैल्यू रख दीजिए जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। द एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। अपनी पोजीशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब जैसे किसी हाइट पे है, नीचे रखी हुई है, इस वजह से जो एनर्जी होती है, तो वेलोसिटी की वजह से जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पोजीशन की वजह से होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए वॉच स्प्रिंग इज, वॉच स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, या फिर केमिकल एनर्जी होती है। तो वॉच स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इंक्रीजेज बाय ए अप्लाइंग फोर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कह रहा है कि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वेलोसिटी, कह रहा है कि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर और वेलोसिटी बढ़ जा रही है, तो क्या होगा? वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। दूसरा कह रहा है वर्क डन ऑन द बॉडी इज ग्रेटर देन द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन ऑन द बॉडी इज लेस देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी। तो देखिए ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, इसमें पहला वाला सही है। वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वही वर्क डन होगा। ऑप्शन ए होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई जो होता है यही वर्क डन होता है। अगर बॉडी मोशन में है तो वर्क डन निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जितना चेंज होगी उतना ही वर्क डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड टू डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। कह रहा है कि किसी बॉडी का मोमेंटम हम डबल कर रहे हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया था के ई के बीच में, के ई और पी के बीच में, p²/2m, ये मैंने बताया हुआ था अभी आपको, जब थ्योरी वाला थोड़ा सा बता रहा था उसमें बताया हुआ था मैंने। अगर हम मोमेंटम को डबल करेंगे तो यानी p² होता है, जिसकी वजह से ये 4 हो जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी, इसमें से कौन सा कंजर्वेटिव एनर्जी का काम कर रहा है? तो ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये भी कंजर्वेटिव होता है, मैग्नेटिक एनर्जी ये भी कंजर्वेटिव होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये भी कंजर्वेटिव होता है। मतलब इसका ऑप्शन सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव आर कंजर्वेटिव एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए बॉडी ऑफ मास मास 4 kg इज थ्रोइंग अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कोई बॉडी है जिसको हम ऊपर फेंकते हैं, v इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और उसका मास भी 4 है, m इज इक्वल टू 4 है। द मैक्सिमम हाइट
अटेन्ड बाय द बॉडी गिवन इज, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज, मतलब मान लेते हैं h हाइट तक गया, यही h हमको कैलकुलेट करना है। तो h यहाँ पर कैलकुलेट करना, हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे। मैंने जो आपको थ्योरी बताई है वो थ्योरी भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं टर्म्स से और इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और इसी तरीके के फार्मूले और डायमेंशन और यूनिट को ध्यान में रखना है।